गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 व 11 के छात्र छात्राओं को छंद के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले हम आप लोगों को रस के बारे में बताए, अलंकार के बारे में बताए। आज मैं आप लोगों को छंद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि छंद क्या है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि छंद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। छंद क्या है, ठीक। तो देखिए कह रहे हैं कि छंद शब्द, ठीक है। छंद शब्द जो है चद, ठीक है ना, ये चद धातु से बना है, ठीक है। छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है खुश करना, ठीक। यानी छंद जो शब्द है वह किस धातु से बना है? चद धातु से बना है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है खुश करना या प्रसन्न करना। समझा गया ना। इसके बारे में हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं, लेकिन फिर पुनः मैं इसको आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कोई पूछता है कि छंद क्या है, तो छंद शब्द जो है चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना या प्रसन्न करना। समझा गया ना। इसके बाद देखिए ये छंद की परिभाषा, ठीक है ना। छंद की परिभाषा वर्णों या मात्राओं, ठीक है। वर्णों या मात्राओं। वर्ण का मतलब आप लोग जानते ही हैं, व्यंजन, ठीक। और मात्राओं का मतलब स्वर, ठीक। वर्ण का मतलब होता है व्यंजन, मात्राओं का मतलब होता है स्वर। समझा गया ना। कि नियमित संख्या के विन्यास से यदि, ठीक है, जो उसकी संख्या होती है, ठीक है, संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, ठीक, यानी खुशी पैदा हो, उसे छंद कहते हैं, ठीक है। एक बार देखिए कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा यह है कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, उसे हम क्या छंद कहते हैं, ठीक है। यह छंद की क्या है परिभाषा है कि वर्ण या मात्राओं के नियमित, ठीक है, नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ठीक है। तो छंद जो है किस धातु से बना? चद का मतलब होता है खुश करना, ठीक। इसके बाद इसकी परिभाषा है कि वर्णों या मात्राओं, ठीक, यानी स्वर या व्यंजन, ठीक। कह रहे हैं कि वर्ण मीन्स होता है व्यंजन, मात्राओं का मतलब होता है स्वर, यानी वर्ण या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिस प्रकार गद्य का नियम, जैसे गद्य का मतलब क्या होता है? साहित्य, ठीक। जिस प्रकार गद्य का नियम क्या है? व्याकरण है, ठीक है। गद्य का नियम क्या है? व्याकरण है। उसी प्रकार पद्य का जो नियम है वह छंद है। समझ लीजिए। जिस प्रकार गद्य का नियम क्या है? व्याकरण है, ठीक है। इस प्रकार गद्य का नियम क्या है? व्याकरण है। उसी प्रकार
ठीक है। पद्य का नियम क्या है? छंद है। समझ आ गया ना? पद्य जो पढ़ाया जाता है उसका नियम क्या है? छंद है। और जो हम गद्य पढ़ाते हैं उसका नियम क्या है? व्याकरण है। समझ आ गया ना? इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि छंद के अंग, दिख रहा है ना? छंद के अंग, कह रहे हैं कि छंद के निम्नलिखित अंग हैं। ठीक, छंद के निम्नलिखित अंग हैं। ठीक है। निम्नलिखित अंगों में हम यहाँ देखिए बताएं आप लोगों को, पहला वर्ण है, दूसरा मात्रा है, ठीक, तीसरा पाद या चरण है, दोनों में कोई लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा यति, ठीक, पांचवा है गति और छठा है तुक आदि, यानी अन्य भी और भी हैं। ठीक, लेकिन आपके किताब में यानी हिंदी में पद्य में जो है यही इसके अंग हैं 6। ठीक है। पहला है वर्ण, दूसरा है मात्रा, तीसरा है पाद या चरण, चौथा है यति, पांचवा है गति और छठा है तुक। समझ गया ना? तो ये जो छंद के जो अंग हैं, इन अंगों के बारे में हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वर्ण के बारे में बताएंगे। वर्ण है ना, है ना? वर्ण पहला क्या है? वर्ण। वर्ण का मतलब हम आप लोगों को बताए हैं कि वर्ण का मतलब होता है व्यंजन। वर्ण का मतलब क्या होता है? व्यंजन। देख रहे हैं ना? अरे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दो प्रकार के। ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। देख रहे हैं ना? पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ का मतलब यह होता है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जान लीजिए। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। या इसे हम दो आप लोगों को 9 में, 10 में, 11 में, 12 में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो यही ह्रस्व और दीर्घ को हम लघु और गुरु भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? लघु और गुरु। लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा। समझा गया ना? अब देखिए, तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, आप जान गए, ह्रस्व दीर्घ। ठीक, ह्रस्व का मतलब बताया छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। समझा गया ना? इसके बाद देखिए, ह्रस्व, जो ह्रस्व वर्ण है, ठीक है ना? ह्रस्व में आपका जो स्वर आता है वह है अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है। ठीक, और चंद्र बिंदु, जैसे मान लीजिए हम पद्य पढ़ते हैं, ठीक, और उस पद्य में जो शब्द जो है उस शब्द पर या शब्द में जो अक्षर है उसके ऊपर जो है यह चंद्र बिंदु जो लगी रहती है, ठीक है, यह चंद्र बिंदु, तो इसका मतलब यह होता है अनुनासिक होता है। यह चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। यानी जिस अक्षर पर, यानी
अक्षर पर यह चंद्रमा की बिंदु यानी चंद्र बिंदु जिसे कहा जाता है, ठीक है, लगा हो तो उसे भी हम लघु वर्ण ही मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? लघु वर्ण। जैसे अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है। उसी तरह यह जो देखिए चिन्ह जो बनाए हैं, दिख रहा है ना, चंद्रमा की बिंदु, चंद्रमा के आकार का, और ऊपर देख रहे हैं बिंदु, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। यह जो है किसी अक्षर पे ऐसा चिन्ह लगा है तो इसे भी हम लघु ही कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है, यह चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं, समझ में आएगा ना। इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसके बाद यह जो है यानी ह्रस्व, यानी ये सब क्या है? लघु वर्ण है, ठीक है। इसके बाद और दीर्घ वर्ण। दीर्घ माने बड़ा। छोटे के बारे में आपको बता दिए, छोटा में कौन कौन स्वर आते हैं। तो अ है, छोटी है, छोटा ऊ है, री है, और यह चंद्र बिंदु है, अनुनासिक। इसके बाद यह दीर्घ वर्ण में आपका आता है आ है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, ठीक है। और यह जो अंक की जो मात्रा, यहाँ जो यह अंक की मात्रा जो हम लगाए हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। यह किसी भी अक्षर के ऊपर यह यदि ऐसा चिन्ह लगा है, ये जान लीजिए, यानी अंक की मात्रा लगी है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और उसके आगे अंक के बाद कौन सी मात्रा आती है? अ। अ का मतलब होता है विसर्ग, समझ में आया ना। तो देखिए, तो यह अंक जब यहाँ मात्रा लगी है जिस शब्द के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और उसी के अंक के बाद वाली जो मात्रा आती है वो विसर्ग आती है। जैसे आगे देखिए चिन्ह जो दो बिंदी जो बनाए हैं, ठीक है, को गुरु कहते हैं। किसी भी अक्षर के आगे, ठीक है, यह अक्षर के आगे यह विसर्ग लगा हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ। और उसी अक्षर के ऊपर यदि यह मात्रा यदि अंक की लगी है, उसे भी हम क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं, समझ में आया ना। को गुरु कहते हैं, ठीक। यह दीर्घ या गुरु, बड़ा का मतलब गुरु, ठीक, और छोटा का मतलब लघु, समझ में आया ना। अब देखिए, यह लघु और गुरु की पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे? तो देखिए, हम आपको नीचे बता दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, नीचे लिखा गया है। देखिए, पहला है लघु वर्ण का चिन्ह, देख रहे हैं ना, खड़ी रेखा है। देखिए, ये जो कोष्टक में जो बीच में जो चिन्ह जो बनाए हैं, ये क्या है? खड़ी रेखा है, समझ में आ गया ना। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? एक होता है, एक, समझ लीजिए, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? एक। इसके बाद दूसरा आपका आता है दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण का चित्र और ग्रह, यानी उसका चिन्ह ऐसे यश के जैसे, देख रहे हैं ना, ये लगाए हैं, ऐसे चिन्ह लगा होता है। तो इसका मतलब होता है दो, देख रहे हैं ना। जब हम किसी पद को दोहा, चौपाई, सोठा, रोला जब हम पढ़ते हैं, तो उन, है ना, शब्दों के ऊपर या उन पदों के ऊपर जो है यह लघु जिसे वर्ण का जो चिन्ह यानी खड़ी रेखा का मतलब एक होता है। इसके बाद दूसरा है दीर्घ वर्ण का चिन्ह, इसे हम वक्र कहते हैं। इसका यह चिन्ह है, जैसे यश के जैसे हम बना देते हैं उसके शब्द के ऊपर, तो उसको हम गिनते हैं दो, समझाएंगे ना। तब हम उन संख्याओं का पता हम लगा सकते हैं कि दोहा में कितनी मात्रा होती है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है, सोठा में कितनी मात्रा होती है। तब हम इसे हम
यह चिन्ह को उन शब्दों के ऊपर लगाकर और उसे हम गिनकर लिख सकते हैं। मतलब इसका 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है। समझ आ गया आप लोगों को ना? तो देखिए, यह आप लोगों को हम ह्रस्व या दीर्घ के बारे में बताएं। ह्रस्व और दीर्घ को हम लघु और गुरु भी कहते हैं, ठीक ना? तो आज मैं आप लोगों को छंद के अंग में जो है आप लोगों को वर्ण के बारे में बताए, ठीक ना? वर्ण की पहचान क्या है, ठीक ना? उसमें कौन कौन स्वर आते हैं, ठीक ना? उसमें कौन लघु होता है, कौन गुरु होता है, यह आप लोगों को अच्छी तरह से हम इस ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को बताए। आप लोग इसको लिखिएगा और इसे याद करिएगा, ठीक? और इसको पहचानिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वह जो है पुनः हमसे आप पूछ सकते हैं। आगे हम मात्रा या पाद के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।